हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, आज की जो क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाली क्लास बिल्कुल थ्योरेटिकल है। इसमें मेजरली हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस तरह से एटम्स की डिस्कवरी हुई, एटम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, ये हमें सीखना है आज की क्लास में। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बच्चों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत वाइड भी है। हमें तो बस छोटा छोटा पॉइंट कुछ कुछ समझते जाना है। जो बिल्कुल पायनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपना पहला कदम रखा था वो है सर जॉन डाल्टन। ठीक है, डाल्टन साहब थे। इनका कहना था कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और एटम से छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक टाइप के एटम का ही बना होता है। फाइन, एटम को और छोटे पार्टिकल्स में आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें थी सर डाल्टन की, जॉन डाल्टन की। ठीक है, तो एक बार हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या क्या है। Atoms are smallest indivisible ultimate particle, मतलब इससे छोटे और पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। Each element consists of a particular kind of atoms which determine their properties. हर एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एटम का ही बना होता है। ठीक है, फाइन। उसके बाद atoms can't be created or destroyed. अब देखो बच्चों, ये तो ठीक है इनकी बात, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन तो एटम से भी छोटे हैं, है ना, प्रोटॉन तो एटम से भी छोटा है। तो उनकी वो वाली जो बात थी कि एटम से छोटे और पार्टिकल पॉसिबल नहीं है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, वो तो गलत हो गई ना। तो जैसे ही डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, ये बेसिकली ड्रॉबैक बन गया, ड्रॉबैक साबित हो गया किसका, जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी उसका। ठीक है, फिर एक और चीज भी उन्होंने कहा था कि एक तरह का जो एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम का बना होता है, लेकिन फिर बाद में आइसोटोप्स आए। आइसोटोप्स जानते हो आप क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस चैप्टर में भी बताऊंगी आगे। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसमें 3 तरह के एटम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 टाइप्स के एटम हैं। कौन कौन से? एक वो एटम होता है जिसमें एक प्रोटॉन है, ओके, और 0 न्यूट्रॉन है। 0 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। तो ये एक प्रकार का हाइड्रोजन का एटम है। दूसरा हाइड्रोजन का एटम होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का एटम होता है जिसमें कि एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन। ये 3 तरह के एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। इस तरह का और भी एलिमेंट्स में है, ऑक्सीजन में, कार्बन में। ठीक है ना, तो जब ये वाली बात भी सामने आई कि अच्छा एक एटम में 3 तरह के एटम्स, एक एलिमेंट के 3 तरह के एटम्स हो सकते हैं, तो फिर उनकी वो वाली बात डिस्प्रूव हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तरह का एलिमेंट सिर्फ एक तरह के एटम का बना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का जो ये पहला वाला है ना, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन वाला एटम, उसको हम कहते हैं प्रोटियम। ये होता है प्रोटियम, PROTIUM। ठीक है, प्रोटियम। ये होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और ये होता है ट्रीटियम। ठीक है, समझ गए बात? ओके, अब इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग जगह पे लगे हुए थे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करा था और उसकी रिजल्ट क्या थी वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक ग्लास ट्यूब लिया गया। ये एक ग्लास ट्यूब, पिंक में जो बना हुआ है वो एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है ना, इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैसेस को फिल कर दिया, गैसेस फिल्ड है। अब एक परफोरेटेड, ये वाला जो प्लेट है वो परफोरेटेड है और दूसरा जो प्लेट है ये सॉलिड है, परफोरेटेड नहीं है। ठीक है, ये है परफोरेटेड।
परफोरेटेड का मतलब क्या, पोर्स बने हुए हैं। लेफ्ट वाला परफोरेटेड नहीं है, वो सॉलिड है बिल्कुल। फिर हमने इसे अटैच कर दिया बैटरी से। बैटरी किस तरह से लगाई, ये जो परफोरेटेड प्लेट था ना, इसको हमने अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। और जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थी उसको हमने अटैच कर दिया लेफ्ट वाले प्लेट के साथ। समझ गए हो? ठीक है। अब कभी भी, अच्छा ये बैटरी को तो पहचानना आता है ना, अगर मान लो ऐसे बड़ा लाइन दिया हुआ है, छोटा लाइन दिया हुआ है, तो जो बड़ा वाला लाइन है वो क्या बता रहा होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, ये बताता है पॉजिटिव पोलैरिटी। और जो निगेटिव छोटा वाला लाइन होता है वो क्या बताता है, नेगेटिव पोलैरिटी। अभी के लिए आप पोलैरिटी समझो, बाद में आप देखेंगे फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि ये पोटेंशियल को बता रहा होता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन पढ़ रहे हैं। तो जो बड़ा वाला लाइन है वो पॉजिटिव पोलैरिटी को बता रहा होता है, बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी को। छोटा वाला लाइन नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ बैटरी को बता रहा होता है। अब अगर आप किसी प्लेट को देखो, ये जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है, इसको आपने, ये लेफ्ट वाला जो प्लेट है दिख रहा होगा आपको, इसे आपने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव पोलैरिटी के साथ। तो ये वाली जो प्लेट भी है, ये प्लेट कैसी हो जाएगी बच्चों, ये प्लेट हो जाएगी नेगेटिव पोलैरिटी वाली। ठीक है, और आप अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को अगर आप कनेक्ट कर देते हो विथ परफोरेटेड प्लेट, तो ये जो परफोरेटेड प्लेट है ये भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, शुरू में मैंने आपको बताया कि अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, अंदर थे गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स अंदर है। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, यहां पे ये परफोरेटेड प्लेट जो आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे, आई होप आप देख पा रहे हो मैं किस जगह को मार्क कर रही हूं, इस वाले एरिया को, मतलब परफोरेटेड प्लेट के पीछे का जो एरिया था उसको मार्क कर दिया गया था फ्लोरेसेंट स्क्रीन से। मतलब ये थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का बना हुआ था तब, पुराना वाला। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये वो स्क्रीन होती है जिसपे अगर कभी भी लाइट गिरेगा या कोई पार्टिकल्स गिरेंगे, देखेंगे हम कौन से पार्टिकल। अभी के लिए अगर कभी भी इस पे रे फॉल हो रहा होता है तो ये इल्यूमिनेट करती है। ठीक है, ये इनमें इल्यूमिनेंस होता है, ब्राइट ब्राइट दिखने लगती है, ब्राइट ग्लो आ जाता है इनमें। ठीक है, तो हमने स्क्रीन को, परफोरेटेड प्लेट के पीछे जो स्क्रीन थी उसको हमने कोट कर दिया था ZnS से। फाइन। अब क्या हुआ, दो स्टेप परफॉर्म करेंगे। पहला, हम यहां पर जो बैटरी रखे हैं ना, ये वाली जो बैटरी है, ये बहुत हाई वोल्टेज बैटरी रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हमने जो बैटरी रखा है वो बहुत हाई वोल्टेज बैटरी है। ठीक है, ओके, हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज है इसका। और हमने क्या किया है, हमने कैथोड रे ट्यूब, ये जो ट्यूब, पूरा ग्लास ट्यूब जो बना हुआ है, टू वैक्यूम, इसका मीनिंग थोड़ा समझना है, इसको मैं पिंक कलर में लिख रही हूं, इसका मीनिंग समझाती हूं। टू वैक्यूम, ऐसे करके ये आपको अपनी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझो, इस पॉइंट का मतलब समझना क्या है बच्चों। अगर कभी भी एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर बहुत ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे, है ना। इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा हैं, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन वॉल ऑफ कंटेनर वो भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होते, सपोज नंबर ऑफ मोल्स कम होते, 1 2 3 4, बस 4 ही मोल्स हैं सेम कंटेनर में, बस 4 मोल रखे हो आप, तो 4 मोल है तो वॉल पे जो स्ट्राइक करेंगे उनका भी नंबर कम आएगा। एज ए रिजल्ट इंपैक्ट कम होगा, फोर्स कम एक्सर्ट होगा और प्रेशर भी कम आएगी। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर भी कम आता है। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि कोई एक कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर का प्रेशर घट जाए, कम हो जाए।
ठीक है, मैं चाहती हूं कि मेरे पास एक कंटेनर दिया हुआ है, एक कंटेनर, इस कंटेनर का प्रेशर मैं डिक्रीज करना चाहती हूँ। ठीक है, वी वांट टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेनर। तो कंटेनर के प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, कंटेनर के प्रेशर को अगर आपका टारगेट है प्रेशर को डिक्रीज करना, तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, आप इस कंटेनर में से गैसियस मॉलिक्यूल्स को कम करोगे, बाहर निकालोगे, है ना। तो मैं क्या करूंगी, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में से मैं गैसियस मॉलिक्यूल्स बाहर निकालूंगी, तब जाकर इसका प्रेशर कम हो जाएगा। सही बात है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स बाहर निकालना, या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते ही प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर बाहर निकले तो प्रेशर विल डिक्रीज। वी कैन डिक्रीज नंबर ऑफ मोल्स इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, अब क्या हुआ है, हमारा टारगेट है कि ये जो वाला जो आपको ग्लास ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब के अंदर बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहें गैसेस के, हम ये चाहते हैं अंदर में बहुत कम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स रहें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्यूब को, ये वाला जो ट्यूब है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे वैक्यूम से। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो गैसेस अंदर से बाहर की तरफ रश करेंगे, है ना। गैसेस का काम ही होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाना। तो अगर ये कंटेनर में गैसेस प्रेजेंट हैं, वो क्या, अगर आप उसको कनेक्ट कर रहे हो वैक्यूम के साथ, तो जो अंदर वाले गैसेस हैं वो वैक्यूम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अंदर में गैसेस का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कम हो जाएगा या फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने टू वैक्यूम क्यों लिखा है, हमने टू वैक्यूम लिखा है सो दैट हम ये बता पाए कि हमारे कंटेनर का जो प्रेशर है या उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कम है। ठीक है, बाकी सारे मोल्स किधर चले गए हैं, एस्केप हो गए हैं वैक्यूम में। ठीक, चलो तो हम एक बार इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं। टू वैक्यूम लिखने का मतलब क्या था, टू वैक्यूम लिखने का मतलब होता है प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। कैसे, बिकॉज मोल्स ऑफ गैसेस escape from glass tube to vacuum। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। अब ये हमारा सेटअप जो था वो तैयार हो गया। अब इसके बाद समझना, सेटअप तैयार हो चुका है, हमारे गैसियस कंटेनर में, हमारे ग्लास कंटेनर में बहुत कम गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाइड है। ठीक है, अब देखो हमने बहुत हाई वोल्टेज क्यों अप्लाई करा है, हम चाहते हैं कि ये सारे जो गैसियस एटम्स हैं, ये सारे एटम एनर्जी गेन करें, हम इनको एनर्जी देना चाहते हैं, इसलिए हमने बहुत हाई वोल्टेज को अप्लाई करा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं हाई वोल्टेज को अप्लाई करने का रीजन क्या है। ये तो टू वैक्यूम का रीजन था। हाई वोल्टेज को अप्लाई करने का क्या रीजन, आप चाहते हो कि आपके जो गैसेस हैं वो एनर्जी गेन करें। ठीक है, इसलिए आप बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। कहां से प्रोवाइड कर रहे हो, बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, फाइन। तो हमने क्या किया है, हम चाह रहे हैं कि हमारा गैसियस मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करें। एनर्जी मिलेगी किसे, गैसियस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स कहां पर प्रेजेंट है, गैसियस मॉलिक्यूल्स वो जो ग्लास चेंबर है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, मान लेते हैं जो गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है पिंक कलर का, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लिया कि ये आपका मॉलिक्यूल है O2। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो O2 मॉलिक्यूल है, पता है ना आपको, ऑक्सीजन दो एटम ऑक्सीजन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तब जाकर क्या बनता है, O2 बनता है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो आपका है, आपको ये मालूम है क्या, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी पता है तो अच्छा, नहीं तो आपको आगे याद हो जाएगा ये सब।
तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और दोनों ही ऑक्सीजन के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या होता है, ये दोनों ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये O2 एक साथ प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको एनर्जी दी, किस तरह से एनर्जी दी बच्चों, हाई वोल्टेज बैटरी से एनर्जी दी। आप इसको जैसे ही एनर्जी देते हो, एनर्जी मिलते ही ये जो दोस्ती थी ना, ये जो बॉन्ड थी, जो अट्रैक्शन था, वो टूट जाता है। और जब बॉन्ड, अट्रैक्शन, दोस्ती टूट जाती है तो फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों एटम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, 2 एटम हैं जो अलग अलग हो गए। अब देखो, ऑक्सीजन अब तो अलग अलग हो चुका है। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं पता है आपको? टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 8। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 2,6। 2 होते हैं इनर शेल में और 6 होते हैं बाहर वाले शेल में। बात समझ में आई? 2 इनर शेल में और 6 होते हैं बाहर वाले शेल में। सिमिलरली अगर मैं इधर भी बनाऊं तो ऑक्सीजन जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले शेल में। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले शेल में। अब क्या हुआ, ये दोनों तो अलग अलग हो गए। अलग अलग करने का काम कौन किया? हाई वोल्टेज काम किया। दोनों जब सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, उसके बाद नेक्स्ट बारी फिर से जो एनर्जी इनको मिल रही है ना, उस एनर्जी से एक और काम होता है। क्या काम होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, ये काम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही कर सकता है। तो जब ऑक्सीजन को बहुत एनर्जी मिली तो पहले तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट गया ऑक्सीजन के एटम में, और जब ऑक्सीजन का एटम बन गया दोस्तों, फिर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है क्योंकि अभी भी आप ऑक्सीजन को एनर्जी देते जा रहे हो। फाइन, अब एक इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर निकला, या फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, छोड़कर चला गया वो ऑक्सीजन को। तो अब थोड़ा सोचो, एक ऑक्सीजन या फिर कोई सा भी एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बताओ इसके पास कितना बच गया? 7 इलेक्ट्रॉन बच गया और 8 प्रोटॉन बच गया। समझ में आ रही है बात? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में अभी प्रेजेंट है और 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन बाहर नहीं निकले, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, ओके। अब आप बताइए, ये जो बचा ऑक्सीजन, ये जो अभी है, इसकी कंडीशन क्या होगी? इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? ऑक्सीजन एटम तो पहले न्यूट्रल था। ऑक्सीजन एटम जो था वो तो था न्यूट्रल, लेकिन अब क्या हुआ बच्चों? अब बताओ, ऑक्सीजन जो अब है वो तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया है बाहर। तो अब जो ये ऑक्सीजन है ये कैसा होगा? 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 पॉजिटिव अभी भी रिमेनिंग है। तो इस ऑक्सीजन के पास होगी 1 पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी हम कभी हाई वोल्टेज एनर्जी सप्लाई करते हैं तो गैसियस आयन, पहले तो क्या हो रहा है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहे हैं। किस में टूट रहे हैं? एटम्स में टूट रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए उन एटम से, और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद जो बना वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसको आप क्या बोलोगे? आयन बोलोगे। कौन सा आयन? गैस से ऑब्टेन हुआ है, दैट्स व्हाई गैसियस आयन। आई होप समझ गए हो ना इस बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो ये सारा काम करने के बाद हमें क्या मिला? हमें गैसियस आयन ऑब्टेन हुए। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैंने हाई वोल्टेज क्यों किया ये तो आप समझ गए है ना। टुवर्ड्स वैक्यूम वो लिखने का क्या रीजन है ये मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक के एंड में, मतलब 5 मिनट के बाद, अभी नहीं। हाई वोल्टेज का रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
हमारा काम था गैसियस आयन को प्रोड्यूस करना, ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन तो बनते जा रहे हैं। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था ऑक्सीजन, उसके साथ भी यही हो रहा है, सेकंड वाले के साथ भी यही हो रहा है, थर्ड वाले के साथ भी यही हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। और आपको पता है जब एक एक टूटता जा रहा है तो हर एक के आयोनाइजेशन से, आयोनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम बचा हुआ रह जा रहा है ना। तो हमारे इस कंटेनर का रूप अगर मैं अभी लिखूं, अभी इसका रंग रूप क्या है, अभी कुछ ऐसा है ये कंटेनर, ये तो आपका कंटेनर था, ये तो कंटेनर था, ये ग्लास ट्यूब है ये, ठीक है ना, गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, ग्लास का बना होता है। इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या कौन कौन बना है, इलेक्ट्रॉन आया है, कहां से आया इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑक्सीजन से निकल कर इलेक्ट्रॉन आया है ना, और कौन है इसमें, और ऑक्सीजन भी है पॉजिटिव चार्ज के साथ, O पॉजिटिव O पॉजिटिव O पॉजिटिव O पॉजिटिव, समझ गए, ठीक है। अब आपको याद होगा जरूर कि मैंने क्या किया था, मैंने जो इधर परफोरेटेड, जो ये वाली पार्ट थी वो था परफोरेटेड शीट था, पोरस शीट था, है ना, यहाँ पर सॉलिड था बिल्कुल। इस परफोरेटेड शीट के पीछे मैंने क्या किया था, यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिए थे, ये था फ्लोरेसेंट स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ था फ्लोरेसेंट स्क्रीन। उसके बाद कैसे कनेक्ट किया था वो मैंने आपको बता दिया था, ये था हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड और लेफ्ट वाला था लो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड। जो हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है वो खुद कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है तो ये वाला भी नेगेटिव है। जो पॉजिटिव प्लेट होता है, मतलब वो प्लेट जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बैटरी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, वो खुद भी पॉजिटिव होता है और उसे हम कहते हैं एनोड, ठीक है। और वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। तो लेफ्ट वाला जो प्लेट है वो कहलाएगा कैथोड और जो राइट वाला प्लेट है वो कहलाएगा एनोड, समझ गए हो, ओके। अब क्या होता है, ये सारी बातें हुई। तो हमारे साइंटिस्ट ने सेटअप को परफॉर्म करने के बाद बस दो काम किया। पहला काम क्या किया उन्होंने कि इसे वैक्यूम से कनेक्ट कर दिया और एक किया बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करा। उसके बाद उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन था वो एक बार हम लोग देखते हैं। ऑब्जर्वेशन ये था बच्चों, ये वाला जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन था ना, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन ये चमकने लगा था, ये चमकने लगा, ठीक है, ये चमकने लगा, इस पे आ गई ग्लो। अब ये ग्लो का रीजन क्या था वो फिर वो सोचने के लिए बैठे। ऑब्जर्वेशन तो हो जाता है, एक्सपेरिमेंट आपको ऑब्जर्वेशन देती है, कंक्लूजन तो आपको सोचकर ड्रॉ करना होता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ना। तो ग्लो चमक आने के बाद फिर वो सोचना स्टार्ट किए कि क्या बात रही होगी, देखते हैं। सबसे पहली बात है, ये चमक जो थी वो कौन से प्लेट के पीछे आ रही थी, चमक आ रही थी पॉजिटिव प्लेट के पीछे, सही बात है ना, पॉजिटिव प्लेट के पीछे आ रही थी चमक। तो पॉजिटिव प्लेट के अगर पीछे चमक आ रही है इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जो उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन से जाकर टकरा रहा है ना। और पॉजिटिव प्लेट की तरफ कोई आ रहा है तो आप बताओ वो खुद कैसा चार्ज वाला पार्टिकल होगा, वो खुद निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, है ना। पॉजिटिव से निगेटिव अट्रैक्टेड होते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव हूं और कोई मेरी तरफ आ रहा है, आकर यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब ये पक्का है कि जो आने वाला पार्टिकल है वो कैसा है, वो खुद निगेटिवली चार्ज्ड है, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, समझ गए हो, ठीक है। तो यहां पर अंदर को ध्यान से देखो और बताओ कि इस चेंबर में, मतलब ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा है। ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। तो फिर हमारे साइंटिस्ट कंक्लूड किए कि अच्छा ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं यही वो हैं जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं पॉजिटिव के जस्ट पीछे, क्योंकि आपका जो ये वाला पॉजिटिव था ना ये परफोरेटेड था,
तो वो इसकी तरफ आए 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 आए, इसको क्रॉस किए और पीछे जाकर स्ट्राइक करके फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ग्लो दिए। ठीक है, ओके। तो देख लेते हैं क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, वो पहुंचे यहाँ पे, क्रॉस किया इसको और फाइनली इधर स्ट्राइक करके, यहाँ पे स्ट्राइक करके ग्लो दिया। ठीक, चलो अब ये पार्टिकल्स किस तरह से अपीयर हो रहे थे, देखकर लग रहा था ये तो ऑब्वियस है कि ये एनोड की तरफ आ रहे हैं। किधर से आ रहे थे, ऐसा लग रहा था देखकर कि ये कैथोड की तरफ से आ रहे हैं, है ना। ये किधर से चलकर आ रहे हैं, कैथोड की तरफ से। किसकी तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स एनोड। कहां से आ रहे हैं, लग रहा था ऐसा कि ये कैथोड की तरफ से आ रहे हैं। तो ये वाले जो पार्टिकल की पूरी सीरीज थी, ये जो पार्टिकल का पूरा बीम था, इसको नाम दे दिया गया कैथोड रे, क्योंकि ये अपीयर हो रहा था कि इनका ओरिजिन शायद कैथोड हो सकता है। वैसे आपको पता है इनका ओरिजिन है क्या, गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और वो जाकर स्ट्राइक करते हैं एनोड के ऊपर, समझ गए हो। तो इन रेस को, ये जो बीम है ना पूरे इलेक्ट्रॉन की, इनको क्या कहा गया, कैथोड रेस कहा गया। बात समझ में आ गई। तो कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन के बीम को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के बीम को हम कहते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है एक के बाद एक के बाद एक, उसी बीम को कंप्लीटली हम कहते हैं कैथोड रेस। ठीक है, खुद वो इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं। तो कैथोड रेस आर बेसिकली बस इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब बात तो इतनी ही थी। तो ये आपको समझ में आई बात कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहां से ओरिजिन हो रहा है, वो गैसेस से ओरिजिन हो रहा है ना। अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट समझा देती हूं। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये ऑक्सीजन है, ये है ऑक्सीजन, और O2 तो पहले टूटकर O और O बनाया, है ना। उसके बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है मैम, समझ गए। अगर मान लो ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन भी होता, N2 भी होता, तो पहले क्या होता कि N अलग अलग होते। ठीक है, उनके नाइट्रोजन साथ में जो प्रेजेंट है वो किसी ना किसी तरह के बॉन्ड से प्रेजेंट है। तो पहले तो हाई एनर्जी से वो बॉन्ड टूट जाती, उसके बाद नाइट्रोजन अलग हो जाते, और जो नाइट्रोजन अलग हुए हैं, एक अकेला नाइट्रोजन जो है, वो नाइट्रोजन जब अलग होता वो और एनर्जी गेन करता और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नॉकआउट हो जाता। ठीक है, तो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये है नाइट्रोजन, इसके पास है 2 और 5, 7 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के पास होता है 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, हर एक एटम के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर ही होता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं वो सभी न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो बस यही हुआ। फिर अब जब ये एनर्जी को गेन किया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर। अब एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गए तो बचा क्या, नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन के साथ है और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने के बाद, नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। सही बात, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। अब नाइट्रोजन के पास बचा हुआ, तो इस नाइट्रोजन पे कितनी चार्ज आ जाएगी, जब 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, मतलब 7 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी 1 पॉजिटिव। ठीक, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गई चार्ज 1 पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया घूमने के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लो उस ट्यूब में मैं ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन रखी होती, ठीक है, तो भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से कौन अट्रैक्टेड होता, इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्टेड होता। समझ रहे हो बात को। अगर मैं यहाँ पे रख दी होती नाइट्रोजन बहुत सारा, तो फिर तो टाइम आता जब नाइट्रोजन N+N+N+N+ में चेंज हो जाता और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते नाइट्रोजन से निकलकर बाहर। ठीक है, अब ये जो परफोरेटेड ट्यूब है, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच्ड है। तो जब ये खुद पॉजिटिव है तो इससे अट्रैक्टेड, इस एनोड से अट्रैक्टेड कौन होगा,
और पीछे क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और चमक देखने को मिल रही है, यहाँ पर चमकने लगा बिल्कुल। तो इस जगह पे ये जो चमक आपको देखने को मिल रही है, इसके लिए इस बार भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन अट्रैक्टेड हो रहा है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स एनोड। तो एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन एक बीम बनाकर आया, उसको क्रॉस किया और जाकर फ्लोरेसेंट स्ट्रीम में स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके ग्लो दिया। ठीक है, तो आप गैस को कोई सा भी रखो, हमेशा बार बार जो आपको कैथोड रेज मिलेंगे वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ही होंगे। समझ गए हो बात को? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक बार नोट्स देख लेते हैं। इस ट्यूब को आपने कहा था गैस डिस्चार्ज ट्यूब या फिर कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, वो जो ट्यूब था। ठीक है, गैस डिस्चार्ज और कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ग्लास का बना हुआ है, गैसेस है इसमें और दो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं? एनोड है और कैथोड है। ठीक है, एनोड और कैथोड। आपने एक बहुत ही हाई पोटेंशियल अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया आपको मैंने बता दिया है। ऑब्जर्वेशन क्या हुई? इफ प्रेशर इन द ट्यूब वाज लोवर्ड टू अबाउट 10 to the power -4 atm। कैसे लोअर किया आपने प्रेशर को? वैक्यूम से कनेक्ट करके। क्यों लोअर किया ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, ब्राइट स्पॉट अपीयर्ड ऑन फ्लोरेसेंट कोटिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है? अ सर्टेन काइंड ऑफ रे एमर्जिंग फ्रॉम कैथोड travel in a straight line to strike at anode called cathode rays। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो कैथोड की से इमर्ज हो रहे हैं। दो वो कैथोड से इमर्ज तो नहीं हो रहे हैं, वो कैथोड की तरफ से आ रहे हैं, आकर स्ट्राइक कहाँ कर रहे हैं? एनोड पे। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको वो बता देती हूँ फाइनली कि क्या रीजन है अंदर में इतना कम प्रेशर करने का। प्रेशर कम कैसे किया? वैक्यूम से कनेक्ट करके। प्रेशर कम क्यों किया ये थोड़ा समझ लेते हैं। हम चाहते थे प्रेशर कम करने का, तो मतलब आप समझ गए हो ना बच्चों, अंदर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को कम रखा गया है। ज्यादा रखा जाता तो ये वाली कंडीशन कुछ बन जाती। बहुत सारे अगर गैसेस होते ना तो खूब सारे यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, खूब सारे, बहुत सारे। तो हमने कौन सा कंडीशन रखा है? हमने ये वाला कंडीशन रखा है, ये वाला कंडीशन नहीं रखा है। ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि देखो, अगर कभी भी आप बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल रखते हो कंटेनर में तो फिर उनमें आपस में भी कोलिजन बढ़ जाती है, और कोलिजन हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी कराता है। कभी भी कोई भी कोलिजन प्रोडक्टिव नहीं होता, कोलिजन से हमेशा लॉस होती है एनर्जी की। ठीक है, तो वो जो एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रहा है वो एनर्जी को ये लोग लेगा और वापस से एक दूसरे के साथ कोलाइड करके उस एनर्जी को खो देगा, लॉस हो जाएगी। तो जो प्रोडक्टिव काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सेकंड बात ये है कि जब ये आगे निकलेंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन आगे निकला, इलेक्ट्रॉन को जाकर वहां पर स्ट्राइक करना चाहिए था, अब इलेक्ट्रॉन रास्ते में इधर उधर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हो कंटेनर में तो ये जो एरर के चांसेस हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर, वो डिक्रीज हो जाते हैं, आपको बेटर रिजल्ट मिलता है क्योंकि लॉसेस नहीं होता। ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद हमारे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है ना वो बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग जगहों पे कर रहे थे। फिर इस कैथोड रे का जो रिजल्ट आया था, इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया था वो यही था कि देखो हमारे पास ये ऐसी बीम आती है, वो जाकर स्ट्राइक करती है और ये बीम इलेक्ट्रॉन की बीम हो सकती है। उसके बाद ये सारे ऑब्जर्वेशन को देखकर और इन सारे कंक्लूजन को देखकर सर जे थॉमसन आए। सर जे थॉमसन आकर इस कैथोड रे को स्टडी करना स्टार्ट किए। उन्होंने फिर देखा, ध्यान से देखा और उन्होंने कहा कि देखो दुनिया में जितनी भी कैथोड रेज है वो सभी इलेक्ट्रॉन की ही बनी है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप कंटेनर में ऑक्सीजन रखो, ये वाली बात जो मैंने आपको बताया ये सर जे थॉमसन का है। उन्होंने कहा कि आप कंटेनर में O2 रखो या फिर आप कंटेनर में N2 रखो, कोई सा भी गैस रखो, अल्टीमेटली आपको कैथोड रे की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ही मिलना है। कैथोड रे हर केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर नॉकआउट हो रहा है वही अल्टीमेटली कैथोड रे है। ठीक है, कैथोड रे में और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स का बीम है बस। तो अगर कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का बीम है तो फिर हम गैसेस कोई सा भी रखें, कोई सा भी गैस ले, हमेशा कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉन ही होगी। ठीक, ओके।
अब एक चीज है कि उन्होंने सर जे थॉमसन ने कहा कि देखो, अगर आप ये जो कैथोड रे है इसको अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं करते हो, मतलब इसको अगर आप बिल्कुल ही प्लेन जगह पे फोकस करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी, प्रोवाइडेड आप इसको इन्फ्लुएंस नहीं करो। इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो ये उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है। तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ही वो, तो ऑब्वियसली वैसा ही बिहेव करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये तो आप पढ़ने वाले हो क्लास 12 में फिजिक्स में, तो अभी उस पर आप नहीं जाना, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखना कि जो आपका कैथोड रे है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बीम है। उसके बाद सर जे थॉमसन ने E/m इलेक्ट्रॉनिक, E/m मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक मास, ये रेशियो को कैलकुलेट कर लिया। तो सर जे थॉमसन ने क्या किया, पहले तो वो बता दिए कि जो आपका कैथोड रे है, चलो उसको देख लेते हैं। कैथोड रेज वेयर अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हम भी समझ गए, उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, वो कैलकुलेट किए E/m रेशियो। E/m का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कितनी चार्ज होती है अपॉन इलेक्ट्रॉन का कितना मास है। तो तभी उनके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास नहीं था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से E/m कैलकुलेट करा, ठीक है। और ये जो E/m रेशियो होती है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ऊपर चार्ज नीचे मास, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू आई थी फॉर इलेक्ट्रॉन 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है ना। ये वैल्यू इनकी आई थी, इलेक्ट्रॉन E/m रेशियो इनको मिला था 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में मेंशन है। अच्छा बच्चों, आप लोग PDF डाउनलोड करते रहे ना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से, तो ये सारी चीजों को आप वापस लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप ध्यान से सुनो। E/m रेशियो जो है दैट वाज 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ओके। उन्होंने कैलकुलेट करके ये निकाल लिया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो, कैथोड रेज जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैसेस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो जो गैस है वो कौन सा है मैंने आपको बता दिया, और इलेक्ट्रोड किसके बने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो जो कैथोड है वो किसका बना हुआ है, अंदर में गैसेस कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली कैथोड रे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है, फिर चाहे वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, या फिर किसी मेटल से इमर्ज हुआ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किसी और तरह के दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है ना, सब एक जैसे होते हैं। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में धीरे धीरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हुआ 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है, E/m जो आप उधर पढ़े वो याद नहीं रखना, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। उसके बाद धीरे धीरे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, कितना था, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो और भी साइंटिस्ट थे जैसे मिलिकन थे, उन्होंने अपना फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो फाइनली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम यूनिट होती है चार्ज की, कूलम ये स्पेलिंग है, लिखते हैं हम लोग कैपिटल C से। तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है इलेक्ट्रॉन की चार्ज। आपको इन दोनों वैल्यूज को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना आप एफोर्ड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। उसके बाद ये सारा काम तो हो गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। अब जब ये सब पता चल चुका है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, साइंटिस्ट लोग सोचना स्टार्ट किए कि अच्छा एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जो था ये कैथोड रे ट्यूब जो ग्लास का ये वाला बना हुआ रहता है, इसमें एक चेंज करते हैं। क्या चेंज, बहुत छोटा सा चेंज, परफोरेटेड, पहले उन्होंने क्या करा था, परफोरेटेड लिया था एनोड को, है ना,
इस बार उन्होंने परफोरेटेड ले लिया कैथोड, कैथोड कैथोड हो गया परफोरेटेड, ठीक है। कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड था पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों थे ऐसे? क्योंकि एनोड अटैच्ड था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और कैथोड अटैच था नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, ठीक है। ओके, ये बस चेंज हुआ, बाकी सारी बातें सेम, अभी भी हाई वोल्टेज है, अभी भी 2 वोल्ट्स वैक्यूम है, अंदर का प्रेशर कम है, सारी बातें सेम सेम है, ठीक है ना। फर्क क्या हुआ है? फर्क सिर्फ यही हुआ है, परफोरेटेड जो पहले एनोड था वो परफोरेटेड क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो बच्चों अभी क्या होता है ना कि इस बार फिर से वो ऐसे ही आपने अंदर में गैसेस रखा और फिर देखना स्टार्ट किए, वही चीज हुई, पहले गैस टूटे, मॉलिक्यूल टूटकर एटम में गया, एटम से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए एनर्जी को गेन करके, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में ये सारी बातें तो हो गई, एक ऑक्सीजन बना पॉजिटिव चार्ज वाला और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, एक ऑक्सीजन बना पॉजिटिव चार्ज वाला और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, एक ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर, वही बात यहां पर भी हुई। लेकिन इस बार फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो था वो इस परफोरेशन के पीछे था। पिछले बार जो परफोरेशन थी उसके पीछे हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन को रखते हैं। परफोरेशन तो कर दिया, उसका मतलब है कि पार्टिकल्स इसके थ्रू पास हो सकते हैं, लेकिन हमें भी तो दिखने चाहिए ना, हमें दिखेंगे तो नहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है या फिर कोई आयन कहाँ जा रहा है, हमें तो कोई सिंबल चाहिए, कोई ऑब्जर्वेशन चाहिए। उसके लिए हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ग्लो से हमें पता चल पाए कि अच्छा कोई आकर यहाँ पर स्ट्राइक किया है। तो ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसको हमने कैथोड के जस्ट पीछे लगा दिया। इलेक्ट्रॉन चले, सब लोग पहले जैसे ही हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इस यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन चले, चलो मैं अलग डायग्राम बना देती हूँ एक, नहीं तो फिर आप यहाँ पे प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब ये था हम लोग का एनोड और इस बारी ये बन गया है कैथोड और पीछे यहां आ गई है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। चलो अब हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें परफोरेशन थी नहीं, अब इसमें परफोरेशन नहीं है तो वो कहीं और आगे नहीं जा सकते, है ना। जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, कौन था पॉजिटिव? ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सब लाइन बनाकर किधर निकल लिए? टुवर्ड्स कैथोड। और क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो ये सभी अपने आप को अलाइन कर लिए टुवर्ड्स कैथोड। पहले भी ये अपने आप को अलाइन किए होंगे पुराने वाले एक्सपेरिमेंट में, लेकिन तब हमारा कैथोड परफोरेटेड नहीं था तो वो इनको पास नहीं होने दिया होगा। इस बार तो ये पास हो गए और पास होकर जाकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक किए और फिर फाइनली ग्लो दिए, तो यहां पर चमकने लगा स्क्रीन। इसका मतलब पक्का हो गया कि अगर कैथोड के पीछे की फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी चमक रही है इस बार, इट मींस इस कैथोड से जो खुद नेगेटिवली चार्ज है इससे कोई अट्रैक्टेड है, और इसकी तरफ कौन आएगा अट्रैक्टेड होता हुआ? ऑब्वियसली वो आएगा जो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, इलेक्ट्रॉन की कहानी तो हो चुकी है। तो इस बार जो अट्रैक्टेड होते हुए आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं बच्चों? आप जानते हो, वो है O पॉजिटिव, ठीक है। तो O पॉजिटिव आकर फाइनली स्ट्राइक कर रहा है, कैथोड की तरफ आ रहा है और पीछे जाकर स्ट्राइक कर रहा है, समझ गए। तो इस बारी जो आपका पॉजिटिव रे है वो किसका बना हुआ है बच्चों? वो बना हुआ है O पॉजिटिव का, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अब देखो, अगर मान लो मैं गैस को चेंज कर देती हूं अंदर, मैंने क्या किया? गैस को अंदर चेंज कर दिया, चेंज करके मैंने कर दिया, मानते हैं कर दिया नाइट्रोजन, ठीक। यहां पे है कैथोड, कैथोड है नेगेटिव, यहां पर है एनोड, एनोड है पॉजिटिव और फिर इधर है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बन गया। अब है अंदर मैंने कौन सा गैस रख दिया है? नाइट्रोजन। तो आपको पता है ना, नाइट्रोजन भी तो वैसे ही टूटा, पहले N2 टूटकर N एटम्स बनाए, उसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला ना, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ? एनोड की तरफ। लेकिन इस बार तो हमें पता नहीं चला क्योंकि जो एनोड था वो परफोरेटेड नहीं है। तो फाइनली
हमें दिखा, एक चमक दिखी, वो चमक किसके पीछे दिखी है? कैथोड के पीछे, क्योंकि इस बार हमने कैथोड को परफोरेटेड रखा है। ठीक है, अब ये जो कैथोड है इस पे आकर कौन स्ट्राइक करेगा? वो स्ट्राइक करेगा जो पॉजिटिवली चार्ज है। और नाइट्रोजन के केस में पॉजिटिवली चार्ज कौन? जब नाइट्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो क्या बचा? N पॉजिटिव, N पॉजिटिव, N पॉजिटिव। इसका मतलब जो N पॉजिटिव है वो ही है पॉजिटिव रे। तो बच्चा ये बात ध्यान से समझना, पॉजिटिव रे इस बार कौन है? N पॉजिटिव। पुराने बार पॉजिटिव रे कौन सी थी? O पॉजिटिव। इसका मतलब जब हम गैसेस को बदल देते हैं तो पॉजिटिव रे बदल जाती है। हम गैसेस को बदलते हैं तो निगेटिव रे मतलब कैथोड रे नहीं बदलती, लेकिन हम गैसेस को बदल देते हैं तो जो पॉजिटिव रे है वो बदल जाती है। एक बार ऑक्सीजन पॉजिटिव, एक बार नाइट्रोजन पॉजिटिव। और देख लो ये दोनों अलग अलग हैं या नहीं। ऑक्सीजन जो होता है उसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। O पॉजिटिव जो होता है उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। नाइट्रोजन पॉजिटिव जो होता है उसमें होता है 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। अब देखो O पॉजिटिव और N पॉजिटिव ये दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है, समझ रहे हो? तो इस बार ही ये पता चला कि अच्छा जो हमारे पॉजिटिव रेज हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को लिख दिया है, एक बार आप उसको रीड कर लेना। एनोड रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्वियसली, और ये भी लिख लेना आप पॉजिटिव रेज। अच्छा, इनको एनोड रेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कैथोड के पास जाकर स्ट्राइक करते हैं, अपीयर होता है एज इफ ये एनोड की तरफ से आ रहे हैं, है ना? तो जिधर ओरिजिन दिख रहा होता है वही रे का नाम हो जाता है। तो इस रे को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हाँ कैथोड की तरफ आ तो रहा है, कैथोड की तरफ आ तो रहा है। किसकी तरफ से आ रहा है? दिखता है एज इफ कि ये आ रहे हैं एनोड की तरफ से, इसलिए इन रेज को हम पॉजिटिव रेज को हम एनोड रेज भी बोलते हैं, नेगेटिव रेज को हम कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो नेगेटिव रे को आप बोले थे कैथोड रे, मैं लिख देती हूँ। नेगेटिव रे को हम बोलते हैं कैथोड रे, और ये होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। ठीक है, और जो हमारा पॉजिटिव रे होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चा? उसको बोला जाता है एनोड रे। और ये डिपेंड करते हैं ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। आई होप आप लोग समझ गए हो। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है ऑन नेचर ऑफ गैस। अच्छा, ये बताओ कि मुझे अगर सबसे छोटा, सबसे हल्का फुल्का, सबसे छोटा अगर मुझे पॉजिटिव रे चाहिए तो मुझे कौन सा गैस यूज करना चाहिए? बताना। सबसे आसान, सबसे छोटा सा गैस कौन सा होता है? सबसे छोटा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन, है ना? सबसे लाइट एटम जो है वो H का एटम है। तो अगर मैं कभी हाइड्रोजन गैस को उस कैथोड रे ट्यूब में रख दूं तो पहले क्या होगा? एनर्जी को गेन करने के बाद ये वाली बॉन्ड टूटेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, है ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, राइट? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। बाय डिफॉल्ट आपको हाइड्रोजन का यही मानना है। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन के आपको 3 तरह के एटम्स बताए थे, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम। जो डिफॉल्ट है वो प्रोटियम है। कुछ नहीं गिवन हो तो हमेशा आपको प्रोटियम मानकर चलना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। समझ गए? तो ये जो हाइड्रोजन है, पहले तो ये H2 मॉलिक्यूल टूटकर H एटम बनाया, उसके बाद टूट जाने के बाद फिर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इस हाइड्रोजन से। तो पहले तो ये हाइड्रोजन न्यूट्रल था, अब जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकले बाहर और हाइड्रोजन बन गया H पॉजिटिव, क्योंकि अब इस हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। समझ गए हो? तो अब हमारी कहानी कुछ ऐसी हो गई है, हमारे कंटेनर में H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये जाकर कहाँ स्ट्राइक करेंगे? पॉजिटिव, मतलब एनोड में स्ट्राइक करेंगे। ये जाकर कहाँ पर स्ट्राइक करेंगे? कैथोड में जाकर स्ट्राइक करेंगे। समझ में आ गई बात? ओके, इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप कौन सा रे बोलोगे? जो कैथोड पे स्ट्राइक करते हैं उनको हम एनोड रे बोलते हैं, है ना? तो इनको आप बोलोगे एनोड रे, और इसे क्या बोलोगे? ये तो पता ही है आपको, कैथोड रे, कैथोड रे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, अब ये जो H पॉजिटिव है इसको ध्यान से देखना, बेचारे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसके पास बचा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो सबसे छोटा पॉजिटिव रे किसका बना हो सकता है? H का, H पॉजिटिव का, ठीक है? तो अगर आप अपने ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रखते हो तो आपको जाकर सबसे छोटा, सबसे हल्का फुल्का पॉजिटिव रे मिलेगा या एनोड रे मिलेगा, जिसको आप क्या बोलोगे? H पॉजिटिव, ठीक है? ओके, तो स्मॉलेस्ट आयन was obtained from hydrogen gas and was called proton. Obviously H positive को हम proton क्यों बोलते हैं? क्योंकि H positive में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है? तो कभी भी आपको प्रोटॉन को हमें सिम्बलाइज करना होता है ना, तो H पॉजिटिव लिख देते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं H में, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो क्या बन गया? H पॉजिटिव, या फिर क्या बचा रह गया? एक प्रोटॉन। समझ गए हो? ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन होती है 1.672 into 10 to the power -27 kg। ये जो मास है ये इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन ध्यान रखना। चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव में चार्ज होता है, लेकिन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होती है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है? अब उसके बाद शैडविक नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन की करी डिस्कवरी। न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है 0, चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है? और इनकी जो मास है वो होती है 1.675 into 10 to the power -27 kg। इसकी मास को और प्रोटॉन की मास को कंपेयर करना, न्यूट्रॉन का मास 1.675 है, प्रोटॉन का मास 1.672 है, मतलब न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू प्रोटॉन। समझ गए हो? देख लो, कंपेयर कर लो, ये बस बहुत थोड़ा ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू न्यूट्रॉन का मास बहुत थोड़ा ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी डिस्कवरी हो गई। अब बारी आई थी कि ये सारे एटम में किस तरह से प्रेजेंट हैं, एटम में इनकी प्लेसमेंट किस तरह से है, ये अपने आप को किस तरह से एटम में अरेंज करके रखें, ठीक है? तो पहला मॉडल जो आया वो आया था सर जे थॉमसन से। उन्होंने कहा कि देखो एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, एक स्फीयर है जो कंप्लीट, जो पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जड़े हुए हैं, ठीक है? तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स जड़े हुए हैं, और उनका कहना था कि जितना पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, उस स्फीयर के ऊपर है, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर पूरा स्फीयर के ऊपर +10 चार्ज है तो +10 चार्ज स्फीयर का है, उसके ऊपर -10 चार्ज के टोटल इलेक्ट्रॉन्स जड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी एक एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो मॉडल था, ये मॉडल बड़ा अजीब सा था, एक स्फीयर कह दिया इन्होंने कहा कि एक सॉलिड स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है। पर इनका जो मॉडल है, ये मॉडल एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्रूव नहीं कर पाया। वो फेमस एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए थे उनको थॉमसन के मॉडल
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, दैट्स वाई ये वाला जो था इनका मॉडल, ये फिर डिस्प्रूव हो गया, गलत मान लिया गया। उनका वो जो एक्सपेरिमेंट था ना रदरफोर्ड का, वो एक बहुत ही हिट सा एक्सपेरिमेंट था। तो देख लेते हैं मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल क्या कहता है? एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, ये मैंने आपको बता दिया। इन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रिजल्ट्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। इस मॉडल को हमने प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। उनका क्या मॉडल है? उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद अपना मॉडल प्रपोज किया। उनका एक एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने ये लिया था एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबली चार्ज्ड हीलियम। डबली चार्ज्ड हीलियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज्ड हीलियम, इसका मीनिंग क्या है? एक हीलियम जो होता है ना, उसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये होती है हीलियम की कहानी। 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, 2 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का, कैंसिल हो गया। न्यूट्रॉन तो हमेशा ही न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हीलियम है वो अल्टीमेटली क्या हो गया? न्यूट्रल होता ही है। हर एक एटम जो दुनिया के हैं वो सारे एटम न्यूट्रल ही होते हैं। अब हमने इससे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसके चले गए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। अब इसके पास क्या बचा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचा, है ना। तो अब आप ये बताओ कि इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं तो इसके ऊपर चार्ज कितनी आ जाएगी? 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो इसलिए He+2 का मतलब होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। एक ऐसा स्पीसीज जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, उसी को आप कहते हो अल्फा पार्टिकल या फिर He2+। समझ गए हो? ठीक है। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, हम हमेशा एक एटम में नीचे लिखते हैं प्रोटॉन का नंबर 2, ऊपर हम लिखते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर 4। इस केस में कितना आएगा? 4। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऊपर हम क्या लिखते हैं बच्चों? ऊपर हम लिखते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, नीचे क्या लिखते हैं? प्रोटॉन का नंबर। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एटम का, ठीक है। तो बेसिकली हीलियम 2+ जो होता है उसको आप क्या बोल रहे होते हैं? उसे आप कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इतना ही मुझे आपको बताना है हीलियम 2+ को। अब ये जो हीलियम 2+ है, अल्फा पार्टिकल है, इसकी अच्छी खासी वेट भी होगी। उतना हल्का फुल्का तो नहीं है जितना हल्का फुल्का हाइड्रोजन था, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है ना। तो अच्छा खासा इसका वेट है, एप्रिशिएबल मास है, और ये खुद कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये दोनों बातों को ध्यान रखना, पॉजिटिव है और इसकी ठीक ठाक वेट भी है। अब ये अल्फा पार्टिकल, ये जो सोर्स है, मैंने जो सोर्स लिया है, ये सोर्स है एक रेडियो एक्टिव सोर्स जो अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। ये एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल को, ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा, ठीक है। यहां पे हमने रख दिया एक पतला सा गोल्ड फॉइल, बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल, बहुत पतला सा। गोल्ड को आप बहुत पतला पतला कर सकते हो, ठीक है, पतला पतला शीट बना सकते हो गोल्ड का। तो हमने एक बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल रख दिया, थिन गोल्ड फॉइल, और फिर यहां पर हमने लगा दिया स्क्रीन। ओके, कौन सा स्क्रीन है ये? फिर से फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। इसमें देखने को मिलेगी चमक, और फिर हम अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्लोरेसेंट स्क्रीन।
अब देखते हैं ये जो अल्फा पार्टिकल है ये किस तरह से आता है, कैसे स्ट्राइक करता है। हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, ग्लो देखने को मिलेगा ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ग्लो कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, ठीक है, इस तरह से ग्लो होगी। क्या कहां पर है, कैसी वैसी ग्लो है, वो ग्लो देखकर ही हमें समझ में आएगा कि अच्छा कोई पार्टिकल आ रहा है और वो वहां पर स्ट्राइक कर रहा है। तो रियली में वाकई में उनको ग्लो देखने को मिला था, ग्लो उनको देखने को मिला था, ग्लो देखने को मिला था, मतलब पार्टिकल्स तो थे पक्का जो जाकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे थे। तो पार्टिकल्स तो हैं, अब थोड़ा समझना है कि किस टाइप के पार्टिकल हैं, क्या है कैसा नहीं है, वो सब समझना है, ठीक है। तो देखो मैं एक अल्फा पार्टिकल को ड्रॉ करूंगी, सिर्फ ये है अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है ये He2+, He2+ है एक अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे भी है। ये सारे अल्फा पार्टिकल कहां से निकले हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स से निकले हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स से निकले हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स ये किसके थ्रू पास कर रहे हैं, गोल्ड एटम के थ्रू पास कर रहे हैं। मैं गोल्ड एटम को थोड़ा जूम आउट करके दिखा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम कर देती हूँ, गोल्ड एटम को जूम कर देती हूँ। यहां पर है एक, ये है अपना गोल्ड एटम, ठीक है। चलो अब पार्टिकल्स चले। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि उनको ये दिखा कि मैक्सिमम गोल्ड पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, मैक्सिमम गोल्ड पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, 90% gold particles undeviated, sorry, not gold particles, alpha particles, 90% alpha particles went undeviated, सीधा निकल गए, गोल्ड फॉइल में से एकदम बड़े आराम से पास हो गए, सीधा अनडेविएटेड। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स बड़े आराम से गोल्ड फॉइल से पास हो गए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो गोल्ड फॉइल का एटम है, ये जो एटम है, एटम ऑफ गोल्ड फॉइल, ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स को तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, उन्होंने कहा कि देखो, रदरफोर्ड ने कहा कि देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड क्रॉस कर रहे हैं, सीधा निकल जा रहे हैं, सीधा पास हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो गोल्ड फॉइल का जो एटम है वो मैक्सिमम तो एम्प्टी है, खाली रहेगा वो, तभी तो वो किसी को रेजिस्ट नहीं करेगा ना, सीधा अपने आप अपने अंदर से निकल जाने देगा। तो उन्होंने इस बात को देखकर कहा, उनकी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी, उन्होंने देखा कि हाँ मैक्सिमम पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, इट मींस मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। उनका पहला कंक्लूजन यही था बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन। उसके बाद उन्होंने फिर आगे बढ़े, उसके बाद वो देखते हैं कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, थोड़े अल्फा पार्टिकल्स, 90% तो सीधा निकल गए, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स से 7%, वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे गॉट डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। वो डेविएट में सीधा नहीं गए, सीधा जाने की जगह थोड़ा डेविएट हो गए, ठीक है, दे गॉट डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, तो वो थोड़ा डेविएट हुए, थोड़े अल्फा पार्टिकल्स, थोड़े अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए। अब ये जो थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए, इनको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि देखो थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब है वो दूर जा रहे हैं, मतलब उनको जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो इसको, ये जो ब्लू वाला अंदर में रखा हुआ है ना, इसको देखकर वो डेविएट हो रहे हैं, वो क्रॉस नहीं कर रहे, वो सीधा नहीं जा रहे, वो थोड़ा सा अपना लाइन चेंज करनी है, रास्ता बदलनी है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्यों थोड़ा आगे जाकर अपना रास्ता बदल लेंगे, वो क्रॉस क्यों नहीं कर जाएंगे, उसको उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि देखो जो एटम का बीच वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर एटम का बीच वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, फिर तो कोई पॉजिटिव स्पीसीज अगर आएगा, उधर से पॉजिटिव स्पीसीज आ रहा है और यहाँ पर एक पॉजिटिव स्फीयर ही बैठा हुआ है, तो वो उसको क्रॉस करके तो आगे नहीं निकल पाएगा ना। आपको पता है पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो क्या होगा, वो डेविएट हो जाएगा, वो अपने रास्ते को बदल लेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन को देखकर ये कंक्लूजन ड्रॉ करा गया कि
एटम के पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज की कोई ना कोई स्पीसीज है, कोई जोन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि अच्छा अ फ्यू पार्टिकल्स, थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ गए? ओके। अब बारी आई थी ये देखने की, ये जो बहुत थोड़े, इनसे भी थोड़े, मतलब से फॉर एग्जांपल 1%, 90 हमने पहले लिया था, फिर हमने 7 लिया, तो अब चलो 3% ले लेते हैं। 3% ऐसे पार्टिकल थे जो यहां से गए और वापस से इसी पाथ को ट्रेस किया, वापस से इसी पाथ पे वापस आ गए और रिट्रैक्टेड, गॉट रिट्रैक्टेड, तो वो जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं और वापस से बाउंस बैक करके वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो श्योर शॉट है कि अंदर वहां पर जो प्रेजेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है एटम के अंदर, तभी तो पॉजिटिव वाला जा रहा है और वो जाकर उसको स्ट्राइक करके वापस आ रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा। और वो जो बीच वाला है उसके पास भी ताकत है, एनफ ताकत है कि वो पार्टिकल जो जा रहे हैं वो उसे बाउंस बैक करा रहा है। आप थोड़ा ये सोचना, एक आपके पास मेटल की बॉल है और एक आपके पास प्लास्टिक की बॉल है। मान लो ये प्लास्टिक का बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और मेटल का बॉल अपने रास्ते जा रहा है, अपने रास्ते मेटल का बॉल जा रहा है। क्या कभी भी प्लास्टिक के बॉल की हेल्प से आप भारी मेटल के बॉल का रास्ता बदल सकते हो क्या? नहीं। जो भारी मेटल का बॉल है उसका रास्ता आप प्लास्टिक के बॉल की हेल्प से नहीं बदल सकते हो, लेकिन एक प्लास्टिक के बॉल का रास्ता आप एक भारी मेटल की बॉल की हेल्प से बदल सकते हो। समझ रहे हो? तो जो किसी का रास्ता बदल रहा है वो खुद भी भारी है, कम से कम उतना तो जरूर है, या फिर उसके पास भी स्ट्रेंथ है, लगभग बराबर की स्ट्रेंथ है, थोड़ी बहुत कम नीचे ऊपर नीचे चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत हल्का फुल्का है। तो जो हीलियम 2+ जो अल्फा पार्टिकल के रास्ते को बदल पाने की स्ट्रेंथ रखता है, मतलब जो डेविएट कर दिया और जो रिट्रैक्ट कर दिया उसके पाथ को, वो खुद भी अच्छा खासा वेट वाला होगा, ऐसा नहीं कि एकदम हल्का फुल्का होगा, ठीक है। तो ये बात भी हो गई कि अंदर में जो प्रेजेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उनका भी कुछ ना कुछ एप्रिशिएबल मास है, ये तय हो गया, ठीक है। तो अब इन सारी बातों को देखकर रदरफोर्ड अपना मॉडल बनाए। इन पॉइंट्स को मैंने लिखकर दे दिया है। उनका ऑब्जर्वेशन पहला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स went undeviated, मतलब atoms predominantly empty है। फिर some of them got deflected by small angles और a very few were deflected by almost 180 degree। जिस रास्ते को गए उसी रास्ते पे आकर वापस उसी रास्ते से वापस आ गए। क्या क्या पता चला? अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड विद अप्रिशिएबल मास। हाँ, जो स्ट्राइक कर रहा है वो पॉजिटिव तो है, पता है, और उसकी मास भी अच्छी खासी है, ये भी पता है। वेर मूविंग विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, हाँ बिल्कुल तय बात है, वो अच्छी खासी एनर्जी से भी मूव कर रहे थे। तो उनको कोई अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उस बॉडी के पास भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो डिफ्लेक्ट करेगा। ओके। एनॉर्मस चार्ज मस्ट बी कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम रीजन में ही प्रेजेंट है, तभी वो जो पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री में वापस टकरा के वापस आए, वो पार्टिकल्स बहुत कम हमें मिले, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज वाला हेवी न्यूक्लियस है वो बहुत छोटे से रीजन को ऑक्युपाई किया है। बाकी रिमेनिंग जो रीजन है एटम का वो प्रेडोमिनेटली एम्प्टी है। समझ गए हो? ओके। तो अब उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि देखो यहां पर है सेंटर, इस सेंटर में कौन कौन है? प्रोटॉन है, क्योंकि सेंटर को पॉजिटिव करना था उनको, इसलिए वो सेंटर को पॉजिटिव कर दिए, प्रोटॉन भर दिए उसमें। सेंटर को उनको थोड़ा हैवी भी बनाना था। मैंने आपको बताया हैवी क्यों बनाना था, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, इतने हैवी हैं कि वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इस सेंटर को हैवी बनाने के लिए न्यूट्रॉन को भी सेंटर में रख दिया अपने मॉडल में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी पूरा तो एम्प्टी है,
मेन जो मास है वो यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेटेड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। बाकी जो रिमेनिंग एरिया है उसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो हल्के होते हैं तो वो किसी को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, साइड में होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, ये उनका मॉडल था। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन थोड़ा सोचो कि उनका जो मॉडल है ये है उनका मॉडल। उनका जो मॉडल है उसको ध्यान से देखो, क्या ये पॉसिबल है सेंटर पे प्रोटॉन हो, यहां पे प्रोटॉन हो, सेंटर पे प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन भी हो, और साइड में उधर इलेक्ट्रॉन हो? क्या होगा पता है आपको? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको तो खींच लेगा प्रोटॉन अपने अंदर, यही होगा ना। मैं आपको एक एक से बनाकर दिखाती हूं। ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन आपका, ये इलेक्ट्रॉन तो पूरा पूरा खींच जाएगा इसको, प्रोटॉन, बीच वाला प्रोटॉन वो पूरा अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा हल्का फुल्का है, उसको प्रोटॉन खींचेगा और बस फाइनली तो कोलैप्स ही हो जाएगा एटम का। फिर यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रॉन, यहीं पर अंदर में सब लोग। तो ये मॉडल तो फिर गलत हो गया। तो रदरफोर्ड जो कह रहे हैं, रदरफोर्ड अपने इस बात पे बिल्कुल डटे रहे। उनका कहना था कि नहीं ऐसा ही है। अब इसको उनको ठीक करना था, क्योंकि उनको भी पता था कि यार ऐसा अगर रहेगा, बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा, अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, तो न्यूक्लियस खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अब वो सोचना स्टार्ट किए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक पॉजिटिव है बाहर, अंदर एक इलेक्ट्रॉन है अंदर, तो ऑब्वियसली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर एक प्रोटॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा, अनडाउटेडली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको वो यूज कर लिए। कैसे? उन्होंने कहा कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन बनाया है वो स्टेशनरी नहीं बनाया है। इलेक्ट्रॉन यहां पर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, हेवी है, पॉजिटिव है, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होकर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अब उससे क्या अंतर पड़ा देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कर रहा है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब क्या? देखो, एक फोर्स को अप्लाई करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फोर्स तो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लगाएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन तो होगी, तो पक्की बात है। लेकिन फोर्स को कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे यूज किया जाए। एक सपोज यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल से मैं एक रस्सी बांध देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक थ्रेड है, एक रस्सी है, यहाँ पे एक बॉल है। अब मैं इस बॉल को खींच सकती हूँ अपनी तरफ। अगर मैं ये जो रस्सी है ना, इसको अगर मैं अपनी तरफ खींच लूंगी, सपोज यहाँ रस्सी था, उसको मैं अपनी तरफ खींच लूंगी, तो ये बॉल भी खींचकर यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये तो मैं बिल्कुल लीनियर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। यहाँ बॉल है, यहाँ पर रस्सी है, रस्सी से बॉल बंधा हुआ है, मैंने ऐसे रस्सी को खींच लिया, बिल्कुल लीनियर वे में खींचा। लेकिन एक और तरीका था फोर्स को अप्लाई करने का। क्या तरीका था? बॉल था, रस्सी से बंधा हुआ था, मैं उस रस्सी से पकड़कर बॉल को ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देती, है ना। जब मैं रस्सी से बॉल को घुमा रही होती, तभी भी मैं फोर्स अप्लाई कर रही थी। लेकिन इस बार कभी भी वो बॉल मेरे हाथ में आकर गिरेगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि मैं एक फोर्स अप्लाई कर रही हूं, वो फोर्स उस बॉल को घुमा रहा है, वो फोर्स उस बॉल को मेरे हाथ में नहीं ला रहा, उसको घुमा रहा है। समझ रहे हो? लीनियर फोर्स तो एक लीनियर फोर्स, आप सपोज बॉल को यहां रखते ना और थ्रेड यहां होता, और आप अगर थ्रेड को जोर से खींच लोगे, अपनी तरफ खींच लोगे, तो वो बॉल आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से उस फोर्स को यूज कर रहे हो। आप बॉल को हाथ में लाने के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप बॉल को घुमाने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि देखो, जो हमारे जो प्रोटॉन है जो अंदर प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस फोर्स को अप्लाई करके वो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं।
अपने चारों ओर। ठीक है, बस हो गया सेट। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास आकर नहीं गिरेगा, है ना। तो यही बात थी। फाइनली उन्होंने ये कह दिया कि बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ओके, देखो बच्चों, कभी भी वो फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को अपने चारों ओर घुमाए उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ को अपने चारों ओर कौन सा फोर्स घुमा रहा होता है? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को घुमा रहा है और आप ग्रेविटेशनल फोर्स को फिर क्या कहते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमेशा एक पार्टिकल को रिवॉल्व कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, रोटेशन में। ठीक है ना। तो अभी तो ये हो गया, ठीक है, हम लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये सारी बातें हैं और जो अच्छा ये सारी बातें हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी तरफ इस तरह से खींच नहीं रहा है, उसको पकड़ के ऐसे अपने फोर्स की हेल्प से इस तरह से करके घुमा रहा है। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वो फोर्स जो घुमाए, कौन है वो? यहाँ पर अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको घुमाने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी भी पार्टिकल को घुमाने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है जो उसे रिवॉल्व करा रहा होता है। उस फोर्स के कारण ही बाहर वाला पार्टिकल रिवॉल्व करता है। ये जो फोर्स होता है ये टुवर्ड्स सेंटर लिखा जाता है। ठीक है, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है वो कहां से आया है? वो आया है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय attraction between प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को? ओके, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन थी वही फोर्स अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को चारों ओर घुमा रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा नहीं। ठीक है, इनका आ गया ये मॉडल। लेकिन अब फिर से बाकी साइंटिस्ट आ गए। एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। उनका कहना था कि इनकी थ्योरी अपनी अलग थी। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी, इनका कहना था कि एक चार्ज्ड पार्टिकल अगर कभी एक्सेलरेट करेगा, इफ एक्सेलरेट्स, तो ये एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल अगर कभी एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी को एमिट करता है। ये मैक्सवेल का कहना था। एक्सेलरेट्स का मतलब क्या बच्चों जानते हो? अगर कभी भी वेलोसिटी बदल रही होती है ना, जैसे कि मान लो ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की अलग अलग पोजीशंस है। इलेक्ट्रॉन एक बार यहां पर है, रिवॉल्व कर रहा है ना उनके अकॉर्डिंग, तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, हाँ ठीक है, चार्ज पार्टिकल है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है ना, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, स्पीड की डायरेक्शन, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की इधर हो गई। टैंजेंट ड्रॉ करते हो आप डायरेक्शन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थोड़ी देर के बाद इधर हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदलती जा रही है टाइम के साथ साथ। वेलोसिटी एक वेक्टर पैरामीटर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि उसकी
वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है, विथ टाइम। तो वेलोसिटी आप लोग पढ़ेंगे, अभी फिजिक्स में पढ़ोगे आप, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरह से स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये सारी बातें आप पढ़ोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। और अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कभी भी एक्सेलरेट होंगे तो वो एनर्जी को एमिट करेंगे। वो क्या करेंगे? एनर्जी को एमिट करेंगे। बस अब फिर से प्रॉब्लम आ गई, अगर इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी को एमिट करना शुरू कर देगा फिर तो एक टाइम ऐसी आएगी जब वो घूमता 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 फाइनली बिल्कुल ही एनर्जी लेस हो जाएगा और आकर गिर जाएगा न्यूक्लियस में। उधर घूमने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, जो कि हो रहा है, मैक्सवेल की बात अगर सही है तब तो फिर ऐसा हो जाएगा रदरफोर्ड का मॉडल कि एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन घूमता 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 फाइनली आकर गिर जाएगा न्यूक्लियस में। फिर से गिर गया। रदरफोर्ड इस गिरने से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे थे। मैक्सवेल बोला कि नहीं नहीं नहीं, घुमाना, अगर कोई घुमा रहा है इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास खुद की एनर्जी ही नहीं है वो तो एक टाइम के बाद आकर गिर जाएगा, ठीक है। बस अब इसके बाद फिर से रदरफोर्ड की जो मॉडल थी वो भी डिस्प्रूव हो गई, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं उनके पॉइंट्स। ये तो हमने समझ लिया, डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस होते हैं सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, एटम ये है। उन्होंने कहा कि देखो जो रेडियस ऑफ एटम है वो 10⁻⁻10 मीटर की होती है और रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो न्यूक्लियस छोटा है, 10⁻⁻15 है, और जो एटम है उसका रेडियस 10⁻⁻10 है। पता है इन दोनों के बीच में रेशियो कितने की आ रही है? 1/10⁵, मतलब 1 लाख की। तो अगर न्यूक्लियस की रेडियस 1 किलोमीटर है तो एटम का रेडियस कितना होगा? 1 लाख किलोमीटर। ये रेशियो है इन दोनों का, ठीक है। मतलब एटम बहुत बड़ा है व्हेन कंपेयर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस छोटा सा है। From stability point of view, electrons could not be stationary as they would be drawn into nucleus, है ना, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे एक टाइम के बाद। So he assumed electrons revolve around the nucleus and necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between nucleus and electron. इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? लेटर इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑक्युपाइड इन न्यूक्लियस बाय अ वेरी कॉम्प्लेक्स फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्स से हेल्ड है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है ना, उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, वो क्लास 12 में आएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस की रेडियस रिलेटेड होती है मास नंबर के साथ। मास नंबर का मतलब होता है बच्चों, मास नंबर मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। और ये जो मास नंबर है ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा होगी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन छोटा है, एटम भी छोटा है, उसकी न्यूक्लियस भी छोटी है। जो बड़े एटम होते हैं उनके पास प्रोटॉन भी ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन भी ज्यादा होते हैं, उनकी साइज भी ज्यादा होता है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रिलेशन क्या था? अगर मास नंबर ए है तो क्यूब रूट ऑफ मास नंबर इनटू 1.2 into 10⁻⁻15 गिव्स यू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है, बस ये मॉडल में है तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, याद नहीं करना है। रदरफोर्ड के मॉडल का फेलियर। Maxwell के according charged particles when accelerated emits electromagnetic radiation, hence electrons would lose energy, move closer and closer to nucleus and ultimately undergo a spiral motion and fall into the nucleus। समझ गए?